हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मैंने इससे पहले वीडियो डाला था समुदाय और समिति, उसका दूसरा पार्ट मैं डाली हूँ। अब इस दूसरे पार्ट को आप देखें, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले पार्ट में मैंने थ्योरी कराई और कुछ क्वेश्चंस थे। अब इसमें क्वेश्चंस हैं जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? यानी गुप्त मतदान यदि हम करते हैं तो ये समिति नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम समिति है। कॉलेज का छात्रावास समिति है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग भी समिति है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किस समाजशास्त्री ने कहा था? मैकर्न पेज ने कहा था। निम्नलिखित में से कथन छांटिए। समिति में सहयोग और संघर्ष का समान महत्व होता है। आप देखें अगला क्वेश्चन। समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसमें किसी सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। मैकर्न पेज ने कहा है। समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का एक समूह है, ऐसा कहा है मॉरिस गिन्सवर्ग ने। समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का एक समूह है, मॉरिस गिन्सवर्ग का कहना है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, आकबर निकाफ ने कहा है। विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसने कहा है? अब मैकर्न पेज ने कहा है। और आगे देखें, समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह, सामाजिक प्राणियों का समूह समिति को किसने कहा है? ये याद रखिएगा, गिन्सवर्ग ने कहा है। फिर समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ऐसा अकबर निकाफ ने कहा है। आप देखें, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उद्देश्य और उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त स्वीकृति कार्य प्रणालियों व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। गिलिन और गिलिन ने ऐसा कहा है। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, फेयरचाइल्ड ने कहा है। अब देखिए, लघु समुदाय को गणराज्य किसने कहा है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है। फिर आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं है। समिति के सदस्यों के बीच प्रमुखता अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। सबसे पहले यही है जो नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है? एक है नातेदारी, जो समिति का उदाहरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है समिति, जाति पंचायत समिति है, शिक्षक संघ समिति है। समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ऐसा मैकर्न पेज ने कहा है। आपको याद होना चाहिए मैकर्न पेज के सारे कथन। आगे देखें, समिति पर लागू नहीं होता है क्या लागू नहीं होता है? समिति के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना निश्चित भूभाग आवश्यक है। ये गलत है, यही आपका गलत है। आगे देखिए, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, जो टॉनिज की बुक है, ह्यूमन सोसाइटी किंसले डेविस की है। इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली एक समुदाय का रूप या उदाहरण है। समुदाय कौन नहीं बनाता है? वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की है, समुदाय नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी उपरोक्त कथन सत्य हैं। जितने भी कथन हैं, एक समिति आंशिक होती है जबकि समुदाय पूर्ण होता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? सामान्य चिंतन, सामान्य भूभाग है, सामुदायिक भावना है और सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था समिति निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है? ये है, व्यक्ति और संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन समाज के लिए सही है परंतु समुदाय के लिए सही नहीं है? ये परिधिहीन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य में कथन में है, समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है ये एक समिति समुदाय नहीं अपितु समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ऐसा मैकर्न पेज ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है?
सामाजिक विषमता। ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्नलिखित में से किसी एक के समुदाय के। एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों और प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। के.एन. श्रीवास्तव। ग्रामीणता के निर्धारण के दो आधार कृषि द्वारा जीवन यापन, कम जनसंख्या घनत्व उल्लेख ये है। बर्ट्रांड ने कहा है, ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल अभिवृत्तियां एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। ये परिभाषा किसकी है? ये दी है फेयरचाइल्ड ने। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं, जो सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। मैरिल और एंड्रिज ने कहा है, वह क्षेत्र जहां कृषि की प्रधानता हो, प्रकृति से निकटता हो, जनसंख्या की कमी और प्राथमिक संबंधों की बहुलता हो। गांव। निम्नलिखित में से भारतीय गांवों की विशेषता बताइए। भारतीय गांवों की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रकृति पर निर्भरता, सरल और सादा जीवन। निम्नलिखित में से भारतीय ग्रामों की विशेषता बताइए। कृषि की प्रधानता, प्रकृति पर निर्भरता, सरल और सादा जीवन। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। गांव में एकाकी परिवारों की बहुलता पाई जाती है, यही कथन गलत है। गांव में प्राथमिक संबंधों की बहुलता पाई जाती है। डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट राधाकुंड मुखर्जी की बुक है। अब आप देखें, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पाई जाती है, पशुपालन और कुटीर उद्योग। भारतीय गांव में सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार क्या है? ये क्या है? जाति है। देखिए, यहाँ मैं आपको बताने चाहूँगी कि भारतीय गांवों को 3 स्तरों में बांटा है इरावती कर्वे ने। नंबर 1 उन्होंने जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और पंचायत, और उन्होंने क्या बताया है? जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर उन्होंने बताया है। भारतीय गांव में विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक संबंधों का नियमन किसके द्वारा होता है? जजमानी प्रथा के द्वारा होता है। गांव में राजनीतिक क्रिया का केंद्र होता है क्या? ग्राम पंचायत, यानी राजनीति वहाँ होती है ग्राम पंचायत पर। गांव में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण क्या है? अशिक्षा के कारण निम्न स्थितियाँ होती हैं और पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता के कारण, बाल विवाह, उपर्युक्त सभी के कारण। भारतीय गांव में छोटे छोटे गणराज्य की संज्ञा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है? चार्ल्स मेटकॉफ ने दी है। अगला प्रश्न है, लैंडिस ने ग्रामीण शब्द की व्याख्या में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? नंबर 1 कुटीर उद्योग को। लैंडिस ने ग्रामीण शब्द की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया? कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि कहा है? डी.एन. मजूमदार ने। भारतीय गांव क्या है? एक जीवन विधि है, ऐसा डी.एन. मजूमदार ने कहा है। रामायण और महाभारत काल में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकारों के गांव का उल्लेख किया गया है? घोष और 2 प्रकार के गांव का, जिसका नाम है घोष और ग्राम। घोष और ग्राम, इन 2 प्रकार के गांव का उल्लेख भारतीय इतिहास के किस युग में किया गया? धर्मशास्त्र युग में। प्रवासी कृषि धर्म, अर्थ स्थायी कृषि ग्राम, स्थायी कृषि वाले ग्राम। गांव का यह वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? H.J. पीक ने किया है। प्रवासी कृषि ग्राम, अर्ध स्थायी कृषि ग्राम और स्थायी कृषि ग्राम, एक गांव का ये वर्गीकरण H.J. पीक ने किया है। रैयतवाड़ी और संयुक्त ग्राम का वर्गीकरण बेडेन पावेल ने किया है। बेडेन पावेल के अनुसार गांव का वर्गीकरण 1951 में जनसंख्या के भारतीय गांवों के वर्गीकरण का क्या आधार है? जनसंख्या। गिलिन और गिलिन ने गांवों के कौन कौन से प्रकार बताए हैं? कृषि करने वाले, कृषि नहीं करने वाले, औद्योगिक ग्राम और उपनगरीय। निम्नलिखित में से किन कारणों को बताइए जो परंपरागत ग्राम व्यवस्था में बदल रहे हैं? ये शिक्षा है, यातायात, संचार के साधन, औद्योगिकरण।
इन सब के कारण परंपरागत गांव जो है ग्राम व्यवस्था वो बदल रही है। ग्राम पंचायतें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती हैं? छात्रवृत्ति देने का काम। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हैं क्योंकि वे अशिक्षित हैं। भारतीय ग्राम एक जीवन विधि है, ऐसा मजूमदार ने कहा। अभी मैं आपको बताई हूँ। गांव में धर्म, शिक्षा और मनोरंजन के केंद्र रहे हैं मंदिर। वर्तमान में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी प्रमुख योजना अपनाई जाती है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। गांव में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी प्रमुख योजना अपनाई जाती है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1975 में। गांव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। ग्रामीण भूमि की समस्या के समाधान के लिए विनोबा ने किस कार्यक्रम को अपनाया है? भूदान आंदोलन को। ग्रामीणों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी को परस्पर सहयोग की प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है सहकारिता। विश्व के अधिकांश देशों में गांव, कस्बा, नगर के भेद के लिए किसे आधार माना जाता है? जनसंख्या को। विश्व के अधिकांश देशों में गांव, कस्बा और नगर के भेद के लिए किसे आधार माना जाता है? जनसंख्या को। कस्बा वह क्षेत्र है जो गांव और नगर के बीच का होता है। कस्बा किसे कहते हैं? जो गांव और नगर के बीच की स्थिति है उसको कस्बा कहते हैं। कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्यिक तथा उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं, रिच्थोफेन ने कहा है। रिचर ने कस्बे के किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? उन्होंने यातायात संचार की सुविधा के बारे में नहीं बताया, व्यापार उद्योगों की प्रधानता, मकान का केंद्रीकरण और न्यूनतम जनसंख्या भी बताया है। भारत में कस्बे के लिए न्यूनतम जनसंख्या की कितनी होनी चाहिए? 5000 होना चाहिए। देखिए ये हो गया है थोड़ा सा। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी। ये कथन बर्गिल ने है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि नगर क्या है, व्हाट इज दिस सिटी, फिर भी किसी ने संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है, ऐसा बर्गिल ने कहा है। जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे नगर कहेंगे। विल्कॉक्स ने। नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों, बर्गेल का कहना है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में की जाती है, लुईस बिर्थ ने कहा है। नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संस्थागत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। ममफोर्ड। एक ऐसा समुदाय जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर किसी व्यवसाय की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन और विशेषीकरण, जनसंख्या की भिन्नता, अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंधों का प्रचलन हो, उसे थियोडोरसन ने कहा है नगर। थियोडोरसन ने क्या कहा है? नगर। निम्नलिखित में से नगर की विशेषता कौन सी नहीं है? जनसंख्या की विभिन्नता होती है, सही है। कृत्रिमता होती है, भी सही है। और व्यक्तिवादिता भी पाई जाती है, ये भी सही है। बस प्रकृति के घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। आप जानते हैं नेल्स एंडरसन ने कहा है नगरीय समुदाय की विशेषताओं में उन्होंने क्या कहा है कि मुद्रा व्यवस्था, लिखित आलेख और सांस्कृतिक आविष्कार पर व्यक्तिवादिता को नहीं बताया है। एंडरसन ने ग्रामीण समुदाय में प्रथा, राजा और रीति रिवाज, रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, ये बीसेंज और बीसेंज का कहना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वर्ग विषमता को नगर का लक्षण माना है? बोगार्ड्स ने। वर्ग की विषमता जो पाई जाती है इसको मुख्य रूप से बोगार्ड्स ने माना। व से वर्ग आप याद कर लीजिए, व से वर्ग, ब से बोगार्ड। वर्ग विषमता को नगर की विशेषता लक्षण माना है बोगार्ड्स ने। गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं और नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं, ऐसा बोगार्ड्स ने कहा था। अब देखिए मैकगी ने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है।
एक बैलून मैगी ने कहा है। नगर जगत मित्र है जबकि गांव राष्ट्रवादी स्वाभिमानी होता है, ऐसा रास ने कहा है। ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान है। स्थायित्व तो एक विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण है, सोरोकिन और जिमरमैन का कहना है। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो, ऐसा रॉस ने कहा है। पहला जो कथन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सोरोकिन जिमरमैन ने दिया है कि ग्रामीण समुदाय घड़े में शांत जल के समान होता है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान होता है, सोरोकिन जिमरमैन। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो, रॉस का। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु ग्रामीण समुदाय वैसे के वैसे ही है। ये क्या कहा है, नजमुल करीम ने कहा है। गांव नगर दोनों ही एक समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरा से अधिक प्राकृतिक और ना कृत्रिम है, ऐसा मैकन पेज ने कहा है। व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैक्तिक संबंधों को अधिक महत्व किस में दिया जाता है, ये है नगर में। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रूल्स सोशियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ रूल्स सोशियोलॉजी, ये सिम्स की बुक है। एलिमेंट्स ऑफ रूल सोशियोलॉजी सिम्स की बुक है। द रूलर कम्युनिटी डी सैंडरसन की है। अर्बन सोशियोलॉजी बर्गल की है। द कल्चर ऑफ सिटीज लुइस ममफोर्ड की है। मॉडर्न सिटी रीमर की है। मॉडर्न सोसाइटी बीसेंज एंड बीसेंज की है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामों के विकास के कारण बताए गए हैं? ऊपर सभी ये सिंचाई की सुविधा है, कृषि भूमि की सुविधा, यातायात की सुविधा। निम्नलिखित में से नगरों के विकास के कारण बताइए। अगला देखें, नगरों के विकास के सभी कारण संचार, आवागमन, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा। लिखित में से राजनीतिक नगर कौन से नहीं है? दिल्ली राजनीतिक नगर, मॉस्को है, वाशिंगटन। आगे यहाँ पर कोई दिया हुआ है, काशी जो है राजनीतिक नगर नहीं है। कौन सा नगर मंदिरों का नगर कहलाता है? जैसे पुरी क्या है? मंदिरों का नगर नहीं है, वो है पुरी। काशी है मंदिरों का नगर। पुष्कर है जो राजस्थान में है। काशी जो बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में। पुष्कर जो राजस्थान में है। और द्वारिका जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब जो हैं ये मंदिरों के नगर हैं, जबकि पुरी मंदिरों का नगर नहीं है। बनारस और प्रयाग को आप निम्नलिखित में से किस नगरों में कहेंगे? एक धार्मिक नगर है, जहाँ धार्मिक आधार पर मंदिर बहुत बने हुए हैं। ममफोर्ड ने नगरों के वर्गीकरण में लिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया है? रिसोर्ट टाउन को। ईओपोलिस को किया है, मेट्रोपोलिस को किया, मेगापोलिस को किया है और नेक्रोपोलिस को किया है। और इसी तरह से उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं लुइस ममफोर्ड ने, परंतु रिसोर्ट टाउन की बात उन्होंने नहीं की है। नगरों में अकाल, बीमारी, युद्ध का बोलबाला है, नागरिक जीवन खतरे में होता है, उसे ममफोर्ड कहते हैं नेक्रोपोलिस। वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। जो नगर अपने आसपास के क्षेत्रों पर आधारित होते हैं उसे अवलंबित नगर कहते हैं। जो नगर आसपास के क्षेत्रों पर आधारित होते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य सेंटर में कुछ एक नगर होता है जिसके आसपास जो गांव और छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ से लोग आकर उस नगर में जैसे सामान बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचता है, तो इस तरह से जो निर्भर होते हैं उसे अवलंबित नगर कहते हैं। जो बड़े नगरों के समीप होते हैं, जहाँ वे लोग काम करने के लिए प्रातः मुख्य नगर में आते हैं और शाम को लौट जाते हैं, उसे उपनगर कहते हैं। निम्नलिखित में से नगरीय से जनित समस्या कौन सी है? गंदी बस्तियां हैं, दरिद्रता, पर्यावरण प्रदूषण। मनुष्य शहरों के साथ रहने के लिए आते हैं और उस जीवन बिताने के लिए साथ रहते हैं, अरस्तु का कहना है। मनुष्य शहरों में साथ रहने के लिए आते हैं और अपना जीवन बिताने के लिए साथ रहते हैं, अरस्तु का कहना है। गार्डन सिटी ऑफ टुमारो, ये एवनेजर हावर्ड की है। गार्डन सिटी ऑफ टुमारो। नगर नियोजन के क्षेत्र में गार्डन सिटी योजना किसने दी है? एवनेजर हावर्ड ने। अब आप देखें, अगला है नगरों की सभ्यता का परनाला। किसने नगरों को सभ्यता का परनाला कहा है? रूसो ने।
पृथ्वी तल का वह भाग जो प्रत्येक विशेष लक्षणों के कारण अपने सीमावर्ती अन्य भागों से भिन्न समझा जाता है क्षेत्र या प्रदेश कहलाता है, हैगेट ने कहा है। अब आप देखें कि क्षेत्र का एक ऐसा भाग जिसकी विशिष्ट अवस्थिति होती है जो किसी प्रकार के दूसरे भागों से भिन्न होता है, जो उतनी ही दूर तक फैला रहता है जितनी पर वह भिन्नता और विशिष्टता व्यापक होती है। परिभाषा किसने दी है? हार्ट्सार्न ने। क्षेत्र पृथ्वी तल का निश्चित भाग है जिसमें भौतिक तत्वों तथा जीवधारियों में विशेष प्रकार का संबंध होता है। यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? हर्बार्टसन। अब आप देखें क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? भौगोलिक लक्षणों की समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता, आर्थिक व्यवसाय की समरूपता, सभी। भौतिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के समरूप वाले भौगोलिक भाग को कहते हैं क्षेत्र। हित में से कौन सा कथन असत्य है? एक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में शारीरिक लक्षणों में समरूपता होती है। भारत को राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी। आपने आज आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा हो गया। समुदाय और समिति आपने देखा, समुदाय और समिति के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बर्टान ने, एडरसन ने, जिमरमैन के द्वारा, सबके द्वारा जो बोली गई हैं, ये सब कथन जो बोले गए हैं, ये जो परिभाषाएं हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नगर और ग्रामीण जीवन के बारे में। कल कमेंट में आप लिखिएगा कि कौन सा आपको टॉपिक अच्छा लगा और ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में क्या भेद है, इसके बारे में आप कमेंट करके आप लिखिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।